इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ किए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ किए जाते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है, पूछा भी जा चुका है पास्ट पेपर्स में। इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ करते हैं एलिमिनेशन सोर्स के लिए और हायर रेजोल्यूशन को यानी कि हासिल करने के लिए। सेल फ्रैक्शनेशन, ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? आइसोलेशन, यानी कि अलग किया जाता है सेलुलर कंपाउंड्स, सेल के कंपाउंड्स जो हैं उनको अलग करने के लिए सेलुलर फ्रैक्शनेशन जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाय ब्रेकिंग सेल एंड स्पिनिंग इट, उसको इस तरह से ब्रेकिंग सेल को तोड़ के या फिर इस तरह से स्पिन करवा के जो हम सेल को फ्रैक्टलाइज या फिर करते हैं, फ्रैक्शनेशन इनकी होती है, अलग अलग करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस, वर्ड फ्रैक्शन से ये लफ्ज़ ड्राइव्ड है। ज़रा सी स्लिपिंग ऑफ टंग, क्योंकि मेरा कुछ एक मसला भी है, क्योंकि मैं कुछ अल्फाज जो है वो सही तरह से नहीं बोल पाता, तो इसलिए फ्रैक्शनेशन या फिर ये आप समझ चुके होंगे कि सर को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो इट्स ओके। ओके, सेल्स आर द क्लासिफाइड, सेल्स को हम क्लासिफाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में। सेल को अगर हम क्लासिफाई करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टाइप में और क्वांटिटी के हिसाब से क्या क्लासिफाई करें तो वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है बेटा। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन टाइप के हिसाब से जो है हम इसे क्या करें, क्लासिफाई करें तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स जो है हमारे पास होते हैं और बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियस एंड स्ट्रक्चर। ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस और न्यूक्लियर मटेरियल की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से होता है। उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं साइंटिस्ट ने अभी तक नाम दे चुके हैं, उनको डिस्कवर कर चुके हैं। स्पीशीज़ यानी कि एक अलग ग्रुप होता है लिविंग चीज़ों का जो कि सिमिलर हों दिखने में और इंटरब्रीड करें और अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करने के काबिल हों, तो हम उसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है द सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी दे सकते हैं। ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है अलग करती है। अब मैंने जब अभी स्ट्रक्चर बनाया था ये सेल का, तो ये बीच सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये न्यूक्लियस था, ये सेल मेम्ब्रेन बोल दिया। और कुछ लिविंग चीज़ों में जैसे कि प्लांट और बैक्टीरिया में, फंजाई में सेल वाल जो होता है वो आउटर लेयर होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन दूसरा लेयर होता है, ठीक है, आउटर लेयर सेल वाल होता है। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन या फिर आपके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लाज्मा के ऊपर, अब प्लाज्मा यानी कि वाटर या फिर साइटोप्लाज्म सेल का पानी कह सकते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो प्लाज्मा यानी कि पानी है, पानी के ऊपर अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये लेयर है, मेम्ब्रेन लेयर को बोलेंगे। सेपरेट करती है, क्या करती है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ठीक है, इस इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक और पॉइंट जो कि है द सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की इस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पेश किया गया था, ठीक है। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पेश किया गया था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, और ये जो था सिंगर और निकलसन ने पेश किया था। ये मॉडल सिंगर और निकलसन ने पेश किया था। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है, और दूसरी प्रोटीन से मिलकर बनती है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास हेल्प करते हैं सेल को स्पेसिफिक बनाने में। एंड द सेल मेम्ब्रेन है प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है? प्रोटोप्लाज्म को या सेल को इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और मटेरियल्स का फ्लो यानी कि अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल भी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मटेरियल को सिलेक्ट करके, फॉर सपोज यहाँ पे आप एक अननाउन शहर में रह रहे हैं, आपने न्यू घर लिया है, तो आप पहले क्या करेंगे? जो भी आपके डोर पे नॉक नॉक करेगा, नॉक नॉक करने से पहले आप उससे पूछेंगे या देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल, चाहे तो किसी मटेरियल को सेल के अंदर आने दे और ना भी आने दे, तो इस पे डिपेंड करता है, इसकी मर्जी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पहली बात तो प्रोटेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल, फ्लो ऑफ मटेरियल को भी रेगुलेट करती है अक्रॉस द सेल। उसके बाद है अरिस्टोटल हमारे पास आ जाते हैं, जिनको की कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्सोनोमी भी दिया गया है। अब इसको फादर ऑफ द बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ द साइंस भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट, इन्होंने की कॉन्सेप्ट टेक्सोनोमी के बनाए थे। उसके बाद इसने अपना काम जो है कार्ल लिनियस को दे दिया था, इसीलिए कार्ल लिनियस को फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन या फिर फादर ऑफ द टेक्सोनोमी भी अभी कहा जाता है। और बायोनोमेनक्लेचर भी इन्होंने मुतारिफ करवाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड बायोनोमेनक्लेचर। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जो कि है पॉइंट नंबर 80। पॉइंट नंबर 80 में कुछ इस तरह से कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनोमी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? स्टडीइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इजीली,
ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी का नाम देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर सकें, उनको क्लासीफाई कर सके। प्लांट सेल जो है हमारे पास है नॉन सेलुलर पार्ट कॉल्ड सेल वाल होती है प्लांट सेल के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। एंड मेनली ये सेल वाल हमारे पास सेलुलोज से मिलके बनती है। सेल वाल जो होती है हमारे पास वो सेलुलोज से मिलके बनती है। उसके बाद द न्यूक्लियस इज सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। अब मैंने अभी भी ड्राइंग बनाई थी, कुछ इधर उधर ड्राइंग आपको पता है मेरी अच्छी नहीं है इतनी, तो ये बीच वाला जो पार्ट था इसको हमने न्यूक्लियस टर्म किया था, और आउटर पार्ट प्लांट सेल का और फंगल सेल का और बैक्टीरियल सेल का हमने सेल वाल कहा था। सेल वाल जो प्लांट्स में ये बनी हुई होती है सेलुलोज की, ठीक है। अरिस्टोटल कंसिडर फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी एंड साइंस का टेक्सोनॉमी का, और इसको जो है वो बायोलॉजी का भी अबू कहते हैं, लेकिन इस पॉइंट को ज़रा सा मोडिफाई करेंगे कि तो फादर ऑफ द जो है साइंस कार्लिनियस को, सॉरी टेक्सोनॉमी अभी कार्लिनियस को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 84 को देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर अब ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लियर मटेरियल जैसा कि क्रोमोसोम्स आ गए, ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक नंबर के होते हैं हर स्पीशीज़ में। जैसे कि इंसानों में ये कितने हैं, ये 46 हैं हमारे सेल्स में, हमारे यानी कि सोमेटिक सेल्स में ये 46 हैं, और हमारे सेक्स सेल्स जो होते हैं स्पर्म एंड ओवा, तो उसमें ये आधे होते हैं, 23 होते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी के सेल्स इनमें 46 होते हैं। ये तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये तब बनते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है, तो क्रोमोसोम्स क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक इन नंबर होते हैं, हर स्पीशीज़ में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है चैनल्स का, जो कि बड़ा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वापस से नहीं तो बनाऊंगा, लेकिन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं ज़रा सा कलर चेंज कर सकता हूँ, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके बीच में एक नेटवर्क फैला हुआ होता है जो कि क्या करता है, मटेरियल्स को इधर उधर करने में काम आता है। ये मिलता है हमें सेल के अंदर ही मिलेगा ये हमें, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, चैनल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है, समझ में आ गया। उसके बाद है द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ सेक्स है, यानी कि एक इस तरह का बंडल्स हैं, ये बंडल्स हैं पैरेलल अरेंज्ड हैं, ठीक है। एक इस तरह के क्या हैं, आप बोल लें कि बॉक्स हैं इस तरह के, गोल्जी बॉडी इस तरह से अरेंज हैं, ये सेक्स इनको कहा जाता है। और सेक्स वर्ड से नहीं, यहाँ पे आपने इस वर्ड को नहीं आगे बढ़ाना, ठीक है, ये इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में आएगा तो आपको लाजमी सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे कवर करवानी है, तो लेकिन यहाँ पे ये सेक्स जो है इसकी मीनिंग चेंज होती है, ठीक है। और जो है गोल्जी अपैरेटस इज अ सिस्टम ऑफ सेक्स, ये एक ट्यूब्स कह सकते हैं, सेक्स या फिर ट्यूब्स कह सकते हैं, अरेंज्ड पैरेलल, जो कि इस तरह से जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से अरेंज होंगे, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे, स्फेरिकल सेक्स हैं, ये भी इस तरह के ट्यूब्स हैं, और ये स्फेरिकल होंगे इस तरह के, ठीक है, स्फेरिकल होंगे, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होंगी, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पाए जाएंगे, और इनको सुसाइड सेक्स भी बोला जाता है, या सुसाइड बंडल्स भी बोला जाता है। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स हमारे पास प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये केमिकल सिंथेसाइजर्स होते हैं, और ये उसके बाद स्टोरेज बॉडीज़ भी, एंड स्टोरेज बॉडी स्टोरेज करना भी इनका काम होता है। केमिकल सिंथेसाइजर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये क्या है हमारे पास प्लास्टिड्स के एग्जांपल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड चोंड्रियोसोम्स, अब इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, एंड सेल ड्यू टू देयर रोल इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इनका एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली कर्ब साइकिल में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस, क्योंकि ये एनर्जी बनवाता है एटीपी के फॉर्म में, तो इसको एटीपी की फॉर्म में बनाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। 90 पॉइंट पे देखेंगे पेरोक्सिसोम्स हैं, ये माइक्रो बॉडीज होती हैं, इनमें एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम में ट्रांसफ़र करते हैं, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो कि जहरीला मवाद होता है हमारी बॉडी में, अगर ये बन जाता है तो इसको ट्रांसफ़र करके ये पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेशली ये शराब वगैरह जो लोग पीते हैं तो उनके लिवर में ये पेरोक्सिसोम्स उनके टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने में या
टेबलेट्स का हार्मफुल इफेक्ट जो है ख़त्म करने के लिए पेरोक्सिसोम से हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम्स हमारे पास ये भी माइक्रोबॉडीज़ हैं जो कन्वर्ट करती हैं फैटी एसिड को इनटू द शुगर्स। साइटोस्केलेटन, जैसे कि मैंने अभी आपको ये सेल बनाया था और ये न्यूक्लियस बनाया था, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ जेली लाइक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस है। तो ये जो सारा नेटवर्क अरेंज्ड है इसको हम साइटोस्केलेटन टर्म कर सकते हैं और ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बना होता है दैट गिव्स द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू द सेल। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज़ क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन कौन बनाएगा, इन्फॉर्मेशन लेके आरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके राइबोसोम को देगा और राइबोसोम प्रोटीन बनवाएंगे जो कि हमारे जो है वो बॉडी फंक्शंस में मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन काम आती है। और ये क्या होते हैं, इनके 2 सब यूनिट्स हैं, यानी कि राइबोसोम्स के 2 पार्ट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कार्ल लिनियस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये पॉइंट हमारे पास अभी आ चुकी है जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनिशियली जो है हम वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एरिस्टोटल को मान रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है हम अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को, क्योंकि उन्होंने फिर आगे काम को इन्होंने बढ़ाया था तो इसलिए फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को बोला जाता है। उसके बाद है अर्नेस्ट हैकेल की बारी आ जाती है जो कि 1866 में 1866 में इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को मुतारिफ करवाया, यानी कि 3 किंगडम सिस्टम को जो है मुतारिफ करवाया, जैसे कि इसने कैरेक्टरिस्टिक्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बताई कि इनमें बोथ प्लांट और एनिमल्स की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, जैसा कि यूग्लिना और बैक्टीरिया इनको ऐड कर दिया, पैरामीशियम को ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में काम नहीं बना तो वो इन्होंने आगे किया है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये डार्क स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं और सेल डिवीजन के से पहले हमें नज़र आएंगे एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में हमें नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 97 जो कि कुछ इस तरह से है कि वैक्यूल्स को जो है वैक्यूल्स आर लिक्विफाइड फिल्ड कैविटीज़। ये कैविटीज़ हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ये वैक्यूल्स हैं और ये कैविटीज़ हैं सराउंडेड। इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उनको हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज बॉडीज़ कुछ वेस्ट मटेरियल को भी क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, फ्लूइड फील्ड होंगे ये। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन फिर से आ चुकी है जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर भी कर चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इज बेस्ड ऑन द होमोलॉजीज, ठीक है, एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर यानी कि एक जैसे स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं, क्रूशियल होते हैं ग्रुपिंग में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को जो है क्लासीफाई करने के लिए, उनकी दर्जाबंदी करने के लिए ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत ही अहम माने जाते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद पॉइंट नंबर लास्ट है, अब व्हेन मॉर्फोलॉजिकली क्राइटेरिया फेल, जब मार्फोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चर के तौर पे, हम होमोलोगस के स्ट्रक्चर के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं क्लासीफाई कर पा रहे तो फिर हम केमिकल सब्सटेंस की मदद से, जेनेटिक्स की मदद से, यानी कि साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी की हेल्प से जो है वो जानदारों को क्लासीफाई करेंगे। तो ये था लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।